बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। हुकूमत ने अपना फैसला जजों के हवाले से रेफरेंस भिजवाने का वापस ले लिया है। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है और क्यों हुई है, ये आपको ब्रीफ करना है। और साथ ही साथ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने नए जजेस के आने के बाद तमाम पुराने स्ट्रक्चर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के तोड़ दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक कॉर्नर में कर दिया है और नई फील्डिंग लगाने जा रहे हैं। वो जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जैसे सरफराज डोगर साहब आए थे तो आपको पता है कि उखाड़ पिछाड़ की गई, सीनियोरिटीज चेंज की गई, उसके बाद उन्हें सीनियर प्यूनी जज और वगैरह वगैरह सारा कर दिया। और साथ साथ ये जो कोर्ट पैकिंग है, ये क्यों की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस हवाले से आज बहुत इंपॉर्टेंट एक अली जफर साहब की गुफ्तगू है, वो आपके गोश गुजार करनी है। तो शुरू कर लेते हैं हम अली जफर साहब के हवाले से, जिन्होंने ये बात की है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की अपॉइंटमेंट्स की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, वो मामला क्या है। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से अली जफर साहब का कहना है कि ये तमाम मामला किए गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है और उस रिलीफ की वजह से हुकूमत बड़ी परेशान थी कि अब हम करें क्या। इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी हम मुकदमा बनाते हैं, नीचे से ट्रायल्स करवाते हैं, गवाह बनाते हैं, लेकर आते हैं, सारा कुछ कर कर आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आके चारों शाने चित हो जाते हैं ये मुकदमे। तो उसकी वजह से ये तमाम तर आर्टिकल 200 का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सरफराज डोगर साहब को ट्रांसफर किया गया। और ये अब जो कोर्ट पैकिंग का वकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया गया, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाते हैं तो इस दफा इमरान खान साहब बच के ना जाएं। क्योंकि उमूमी तौर पर होता ही है कि जब आप अपील वगैरह सुनते हैं तो उसमें ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, तो ऑर्डर्स जो हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो लाइकलीहुड यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर वो आईनी बेंच के पास मामलात चले जाएंगे तो फिर आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो जजेस आए हैं, वकला का कहना यही है कि वो तो उन्होंने अपनी मनमानी करवाने के लिए हुकूमत लेकर आई है। डाउन साइड क्या है? डाउन साइड बड़ी खौफनाक है इसकी। डाउन साइड ये है कि ये जो प्रेसिडेंट बना दी गई है, जो नज़ीर कायम कर दी गई है, ये अगली हुकूमतें भी अब कतराएंगे नहीं। तो जो एक अदलिया के अंदर आपको डिसिप्लिन नजर आ रहा था, या जो एक ऑर्डर नजर आ रहा था, या एक ट्रेडिशन चलती हुई नजर आ रही थी, उसको अपसेट कर दिया गया है ये ट्रांसफर वाले मामलात के साथ। खास तौर पर जो ही कोई वजीर आजम या सदर महसूस करेगा कि हाई कोर्ट के अंदर इंडिपेंडेंटली या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडिपेंडेंटली मामला चलाए जा रहे हैं, उठाएंगे इधर से, उठाएंगे उधर से, लाके जो है वो मक्कू ठप देंगे। तो ये किया गया और अली जफर साहब ने आज कहा है कि हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि हमें किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा यहां से। दूसरी बात यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, तो आगे अभी मूव करते हैं। जो रेफरेंस के हवाले से मंसूर अली शाह और मुनीफ अख्तर साहब के हवाले से जो बात है उसको लेकर चलते हैं, लेकिन ये साथ एक बात जुड़ी हुई है। जब जजेस खत लिख रहे थे, आपको पता है सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब की ट्रांसफर के बाद उस वक्त दो नाम और भी थे 5 जजों के साथ, जिसमें आप अगर देखें तो मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का नाम मौजूद था, लेकिन उसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं होते थे। तो क्या मास्टर स्ट्रोक खेला गया है आज जो जजेस की हल्फ बर्दारी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनाती हो गई है, उसमें मियां गुल हसन साहब जो है एज एक्टिंग जज लेकर आया गया है उन्हें। अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो मेरा ख्याल है 12 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और 13 जज हो गए थे सरफराज डोगर साहब के आने के बाद। एक जो सुमरो साहब हैं, खादिम हुसैन सुमरो साहब, वो सिंध से लाए गए थे, और मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो बलूचिस्तान से लेकर आए गए थे। तो जो कॉम्पोजिशन थी उसके मुताबिक 7 जजेस अगर एक साइड पर खड़े होते तो वो मेजॉरिटी होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मेजॉरिटी इज कॉल्ड अथॉरिटी, और उसके अंदर फिर इस मेजॉरिटी को ख़त्म करना भी मकसूद था। इसलिए मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो उनसे बातचीत, कम्युनिकेशन शुरू हुई, और ये मास्टर स्ट्रोक आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके
खत्म हुआ। आज उन्होंने ओथ ले लिया एक्टिंग जज की बतौर सुप्रीम कोर्ट के। तो ये अब लगता यूं है कि तमाम तर जो कंट्रोल वाले मामलात हैं वो पूरे हो चुके। अब आइंदा क्या होगा क्या नहीं होगा, बहरहाल उसके ऊपर तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाएं जी रेफरेंस के मामले के ऊपर कि ये जो रेफरेंस का मामला था, इसके अंदर आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज से 4 दिन पहले ये गुफ्तगू करते हुए टीवी के एक प्रोग्राम में कहा था कि 2 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको तहबाला कर रहे हैं, खत लिख देते हैं। अच्छा, पता नहीं अब वो खत किस स्याही से लिखते थे कि ऐसा बारूदी मवाद होता था उस स्याही के अंदर कि उसके अंदर धमाके बहुत ज्यादा होते थे और खदशा होता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि मिसकंडक्ट हो रहा है, तो हुकूमत सोचे ये इनके खिलाफ रेफरेंसेस लेकर आए। तो उन रेफरेंसेस के हवाले से आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंसूर अली शाह साहब से गुफ्तगू हुई। मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले अपने व्लॉग के अंदर तफसील से उस हवाले से जो साफियों के साथ मंसूर अली शाह साहब की गुफ्तगू हुई है वो बयान कर चुका हूं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वी विल गो डाउन फाइटिंग, ले आए। तो उस हवाले से जो रेफरेंस की बात हुई थी उसके बाद ये इरफान सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जी हुकूमत जो है वो किसी किस्म के कोई रेफरेंस लेकर नहीं आना चाहती या लेकर नहीं आएगी। जिस दिन मैंने पहले व्लॉग किया था 3 दिन पहले तकरीबन राना सनाउल्लाह साहब के इस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि ये बड़ी अच्छी तरह शौक जो है ये पूरा कर लें और जब ये इनको अगर कोई जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस भेजना है, एक तो ये कि मैंने आपको मिसालें देकर बताया था कि ट्रेडिशनली जजेस जो होते हैं वो बहुत केयरफुली इसको एग्जामिन करते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का रेफरेंस हो या काजी फायज ईसा साहब का रेफरेंस हो तो उसमें नाकामी हुई थी, मुंह की खानी पड़ी थी दोनों दफ़ा हुकूमतों को, जनरल मुशर्रफ को भी और इमरान खान साहब की हुकूमत को भी। गो के वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब का एक प्लान था। एक साहब तो अंदर हैं, दूसरे साहब बाजवा साहब बाहर हैं, जिन्होंने ये इमरान खान साहब से रेफरेंस जो है कहकर बुलवाया था क्योंकि काजी फायज ईसा साहब जो है वो बड़े धड़ल्ले से फैसले करते थे उन दिनों के अंदर। बाद में जब चीफ जस्टिस बने तो जब चीफ जस्टिस आप बनते हैं तो आपकी कंपल्शन ही कुछ और हो जाती है, आपकी डायरेक्शन ही कुछ और हो जाती है। ये बड़ी सीट है लेकिन चीफ जस्टिस साहिबान को जो है वो बहुत छोटा कर देती है। जिस किस्म के फैसले देते हैं फिर वो आके वो सदियों याद रखे जाते हैं। लंबी फहरिस्त है चीफ जस्टिस साहिबान की, कहां से शुरू करूं? साकिब निसार साहब से शुरू किया जाए या उससे पहले शुरू किया जाए, उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से बात की जाए या काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बात की जाए, जिसके अंदर उन्होंने कहा था मैंने तो बल्ले का निशान नहीं छीना था, तो ये इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया। तो भाई नहीं छीना था तो आप कहते ना इलेक्शन कमीशन वालों को, बुलाते कि आपके ऑर्डर की गलत इंप्लीमेंटेशन होती है। तो बाद में बातें करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिस वक्त आप सीट पर होते हैं उस वक्त आपको फैसला करना होता है और उस वक्त जब टाइम गुजर जाता है तो बाद में सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। अच्छा, तो ये चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले से गुफ्तगू तो मैं कर रहा था, गॉट बिट ऑफ लॉस्ट इन दिस कि चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बहरहाल जो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात जो देखने में आ रहे हैं रेफरेंसेस के हवाले से, उसको या माजी में जो रेफरेंसेस आए हैं उसको देखते हुए इरफान सिद्दीकी साहब ने बेहतर समझा कि यार ये मामला वापस ले लिया जाए। दूसरी बात ये है कि एक वकला की साइड जो है, वकला क्योंकि बटे हुए हैं इस दफा, पैसा बड़ा खर्च हो रहा है, वकला कह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर पैसों के बारे में कहते हैं कि जजी के कहते हैं कि जी मामलात जो हुकूमत अपॉइंटमेंट्स दिखा रही है उसके मामलात और दीगर मामलात की वजह से वकला जो हैं तकसीम हो गए हुए हैं। तो लेकिन अभी भी जो रूह रवा रहे हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली की तहरीक के हवाले से वकला वो सड़कों के ऊपर हैं और उन वकला को मेरा ख्याल है कि वो अगर ये रेफरेंस भेज देंगे तो वो जल्दी पे तेल का काम करेगी। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वैसे तो बड़े समझदार आदमी हैं, बड़ी डपी तुली बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन ये बात मेरा ख्याल है उन्होंने जब की तो शायद उनको अंदाजा नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं या फिर उनका ख्याल था कि वो मरगूब कर लेंगे
उन जजेस को जिनके हवाले से वो बात कर रहे थे। मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहे थे और साथ साथ मुनीब अख्तर साहब की वो बात कर रहे थे। तो रेफरेंस जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इरफान सिद्दीकी साहब ने आज ये क्लियर कर दिया है कि हुकूमत किसी किस्म का एडवेंचर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से नहीं करेगी। तो अब आ जाते हैं जी मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कॉर्नर मैंने आपको कहा था कि किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अपनी फील्डिंग जो है वो सेट कर रहे हैं और उसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटियाँ हैं जिसके अंदर फेडरल जुडिशल एकेडमी के हवाले से सैयद मंसूर अली शाह साहब को उसमें मेरा ख्याल है कि किसी किस्म के एडवाइजरी का रोल था वो ख़त्म कर दिया गया है। लाइब्रेरी कमेटी है, डीपीसी डिपार्टमेंटल कमेटी होती है वो प्रमोशन के हवाले से शायद वो कमेटीज़ हैं। तो वो सारी की सारी कमेटीज़ जो हैं चीफ जस्टिस साहब ने तहलील कर दी क्योंकि अब हालात जो हैं वो यकसर डिफरेंट हो गए। पहले मामला डिफरेंट थे। अगर आप जजेस की ऑब्जर्वेशन सुनते थे तो उसके अंदर आपको पता चलता था कि डिवीज़न जो है वो तकरीबन इक्वली है। अगर आप मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अतर मैनिल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, टू सम एक्सटेंट जमाल मंदोखेल साहब, तो वो कानून और आइन की इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्पिरिट के हवाले से वो बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी जजेस थे। तो अब जो नए जजेस आ गए तो अब तो पलड़ा जो है यकसर एकदम से वो चेंज हो गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने मुनासिब समझा कि कमेटियां जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, दीगर कमेटियां जो हैं उनको तश्कील 9 की जाए। तो हमारे कुछ साथियों ने इसको पहले रिपोर्ट किया है लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा तफसील मैंने नहीं देखी है। लेकिन ये जो कमेटियों की तहलील वाला मामला है इसमें अब नए सिरे से इनकी कॉम्पोजिशन होगी और जो नए जजेस साहिबान हैं वो भी मेरा ख्याल है इन कमेटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं जो हैं अकोमोडेट किए जाएं। और जब नई टीम आती है तो जो कैप्टन होता है वो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक खिलाता है ना जी लड़कों को। मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ मैं जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जो फील्ड अपनी कर रहे हैं उस मुनासबत से कर रहे हैं और नए जब रोल्स असाइन होंगे तो उसमें देखा जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा होता है। A few things about जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब को अगर ये रोल दिया गया था जुडिशल एकेडमी के हवाले से, कोई एडवाइजरी का नेचर था, तो वो उनकी काबिलियत देख के ही दिया गया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो आज जो बातें की उनमें एक बात बहुत ख़ास थी और वो ये थी कि रिपोर्टेड जजमेंट्स किस जज की ज़्यादा हैं वो जाके आप देख लें, डिस्पोजल रेट किस जज का क्या है वो भी आप जाके देख लें। तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एक छोटी सी मज़े की खबर है वो मैं आपको देता जाऊं। काजी फायज ईसा साहब के हवाले से आज एक खबर सामने आई है और काजी फायज ईसा साहब के साथ अभी तक एक जज साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, और भी हो सकता है हों, वो मुकम्मल राब्ते में हैं। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि काजी साहब से आपका कोई राब्ता होता है तो उन्होंने अपने फ़ोन की तरफ, जेब की तरफ इशारा करके कहा, उन्होंने कहा तकरीबन हर रोज़ राब्ता होता है, आज सुबह भी राब्ता हुआ। कौन से जज साहब हैं ये? इनका नाम है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। फिलहाल इतना ही जी, इसके ऊपर मैंने कमेंट कोई नहीं करना जी, किसी और वक्त के लिए रिजर्व रखेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।